2026 के एमबीए प्लेसमेंट ब्रोशर्स ना, मतलब एकदम किसी हाई बजट साइंस फिक्शन नॉवल की तरह हो गए हैं आजकल। हाँ बिल्कुल। पहले ही पन्ने पर वो एक भारी भरकम हेडलाइन होती है। वही तो, मतलब एकदम चमचमाती हुई हेडलाइन कि 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज मिला है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस इस कैंपस के अंदर कदम रखने की देर है। और बाहर निकलते ही आपके गैरेज में एक मर्सिडीज खड़ी होगी। एग्जैक्टली। लेकिन उन ग्लॉसी पन्नों के ठीक पीछे ना एक बहुत ही खौफनाक हकीकत छुपी होती है। मेरा मतलब है वो 30 लाख की एजुकेशन लोन की ईएमआई जो अगले 10 साल तक पीछा नहीं छोड़ने वाली। हाँ, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं मार्केटिंग ब्रोशर्स के छलावे को साइड में रखकर 2025-2026 के ताज़ा और वेरीफाइड प्लेसमेंट डेटा का पूरा चीर-फाड़ करेंगे। जो भी विद्यार्थी अपना एमबीए प्लान कर रहे हैं ना, उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इस दलदल में कदम रखने से पहले असलियत का गणित आखिर है क्या। और इस पूरी चर्चा में हमारा फोकस सिर्फ इन फैंसी नंबर्स को पढ़ना नहीं होगा। हम ये देखेंगे कि ये नंबर्स काम कैसे करते हैं। जब कोई टॉप 20 स्कूल एक बहुत बड़ा एवरेज पैकेज क्लेम करता है, तो उसके पीछे की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्या होती है। राइट, वो नंबर आते कहाँ से हैं? बिल्कुल, क्योंकि एक गलत फैसला किसी भी कैंडिडेट को कैसे एक ऐसे डेट ट्रैप या कह लें कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जहां से बाहर निकलने में पूरी जवानी निकल जाएगी। करियर का इतना बड़ा दांव सिर्फ एक मार्केटिंग छलावे पर तो नहीं खेला जा सकता ना। ठीक है, आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सीधे टॉप से, जो भारत के गोल्ड स्टैंडर्ड हैं, यानी टॉप आईआईएम्स के डेटा से। हाँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ताजा रिपोर्ट बता रही है कि आईआईएम अहमदाबाद का एवरेज पैकेज अब 35.1 एलपीए तक पहुंच गया है, और वहां से 1.1 करोड़ का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज भी ऑफर हुआ है, जो कि मेनली ग्लोबल हेज फंड्स और एमबीबी फर्म्स के थ्रू आता है। हाँ, अब एक आम नजरिए से देखें तो लगता है कि वहां हर दूसरा बच्चा करोड़पति बन रहा है। लेकिन इस एवरेज के खेल को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देता हूं। ये एवरेज पैकेज ना बिल्कुल उन वेट लॉस या डाइट पिल्स के विज्ञापनों की तरह है। अच्छा, वो कैसे? जहां कंपनी क्लेम करती है कि हमारे यूजर्स का एवरेज वेट लॉस 5 किलो है, टेक्निकली वो सच बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में 100 में से एक इंसान ने 50 किलो वजन कम किया होता है। और बाकी 99 लोगों का 1 ग्राम भी कम नहीं होता। एकदम सही, लेकिन गणित के हिसाब से एवरेज तो 5 किलो आ जाता है ना। तो क्या प्लेसमेंट रिपोर्ट्स में भी एग्जैक्टली यही डेटा मैनिपुलेशन चल रहा है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो कहानी ये एवरेज बताता है, वो ना सिर्फ अधूरी है, बल्कि कई मायनों में खतरनाक भी है। असली पिक्चर मीडियन सैलरी में छुपी होती है। हाँ, मीडियन सैलरी। हाँ, अगर हम आईआईएम अहमदाबाद का ही 2026 का डेटा डिकोड करें, तो एवरेज 35.1 एलपीए है, लेकिन मीडियन 32 एलपीए है। बेट, तो ये 3 लाख रुपए का गैप कहाँ से आया फिर? मैं समझाती हूँ। ये गैप पैदा होता है बैच के उन टॉप 10 या 15 आउटलायर्स की वजह से, जिन्हें वो 80 लाख से 1.1 करोड़ तक के फ्रंट ऑफिस रोल्स मिलते हैं। ओहो, मतलब वो मुट्ठी भर पैकेजेस पूरे 400 बच्चों के बैच के एवरेज को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। एग्जैक्टली। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि बैच का एक बहुत बड़ा हिस्सा 22 से 28 एलपीए के ब्रैकेट में प्लेस हो रहा है। और ये जानना इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि जब कोई 35 लाख की फीस देकर बाहर निकलता है, तो उसकी ईएमआई इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके बैचमेट को 1 करोड़ मिला है। बिल्कुल नहीं, ईएमआई तो अपनी जेब से देनी है। वही तो, 22 से 28 एलपीए कोई बुरा पैकेज नहीं है, लेकिन ये 1 करोड़ के उस मार्केटिंग सपने से बहुत अलग है जो ब्रोशर पर बेचा गया था। सही कहा। और मीडियन का सीधा सा मतलब है कि अगर बैच में 400 बच्चे हैं, तो रैंक नंबर 200 वाले बच्चे को क्या पैकेज मिला। मतलब आधा बैच उससे ऊपर है और आधा उससे नीचे। हाँ, और ये नंबर आउटलायर से प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा अगर हम आरओआई की बात कर ही रहे हैं, तो रिपोर्ट में नए आईआईएम्स का डेटा बहुत दिलचस्प है। अच्छा, वहां क्या चल रहा है? पुराने आईआईएम्स में सैलरी ग्रोथ अब 5 से 6% पे स्टैग्नेट हो रही है, लेकिन नए आईआईएम्स 8 से 10% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहे हैं। वाओ, ये तो काफी अच्छा जंप है। आप आईआईएम रोहतक को देखिए, उनका 2026 का एवरेज 18.7 एलपीए टच कर गया है, जबकि फीस सिर्फ 17 लाख के आसपास है। मतलब आप कोर्स से बाहर निकलते ही पहले साल में ही अपनी पूरी फीस रिकवर कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका ब्रेक इवन 1 साल से भी कम है। ये तो एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल दांव लगता है। लेकिन अब चूंकि हर किसी का कैट परसेंटाइल टॉप आईआईएम्स लायक तो नहीं होता, तो अगला लॉजिकल स्टेप होता है टियर 2 बी स्कूल। हाँ, वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। और अगर हम 2026 के टियर 2 के आंकड़े देखें, तो एफएमएस दिल्ली का केस ना किसी फाइनेंशियल अनोमली जैसा लगता है।
कुल फीस सिर्फ 1,92,000 और एवरेज पैकेज 28.5 LPA। हाँ, वो नंबर्स हमेशा हैरान करते हैं। हम आज के समय में एक प्रीमियम स्मार्टफोन और लैपटॉप मिला लें तो वो 2 लाख से ऊपर चला जाता है। इतने कम पैसे में ये इतना बड़ा पैकेज आखिर डिलीवर कैसे कर रहे हैं? देखिए, एफएमएस दिल्ली का मॉडल पूरे एशिया में शायद अपने आप में इकलौता है। उनका आरओआई इसलिए इतना शानदार है क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। अच्छा, तो सब्सिडाइज्ड है? हाँ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी कॉस्ट बहुत हद तक सब्सिडाइज्ड है और उनकी लेगेसी इतनी स्ट्रांग है कि कॉर्पोरेट्स खुद उनके पास आते हैं। उन्हें मार्केटिंग पे करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ते। तो 1,92,000 लगाकर अगर कोई 28 लाख का पैकेज उठा रहा है तो उसका ब्रेक इवन महीनों में नहीं, हफ्तों में काउंट होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। एफएमएस में टोटल सीटें सिर्फ 222 हैं। हो, सिर्फ 222? ये तो एक माइक्रो बैच हो गया। वही तो, प्रैक्टिकली हर किसी के लिए ये ऑप्शन खुला नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप एफएमएस, एक्सएलआरआई या एसपीजीआईएमआर को छोड़कर टियर 2 में थोड़ा और नीचे की तरफ जाते हैं। नीचे मतलब? वहां एक बहुत भयानक रियलिटी गैप सामने आता है। रुकिए, अगर मैं IMT गाजियाबाद का डेटा देखूं तो वो 14.8 LPA का एवरेज क्लेम कर रहे हैं। सतह पर तो ये नंबर बहुत स्मूथ और सेफ लग रहा है। आप इस रियलिटी गैप किसे कह रही हैं? वो नंबर इसलिए स्मूथ लग रहा है क्योंकि वो डिजाइन ही वैसे किया गया है। 14.8 लाख के एवरेज के पीछे की असलियत ये है कि बैच के टॉप 20% बच्चों ने शायद 20 से 25 लाख के पैकेज उठाए होंगे। अच्छा, और बाकियों का क्या? वही तो, निचले 40% बच्चों को शायद 7 या 8 लाख के पैकेज मिले हैं। अब आप EMI का गणित लगाइए। हाँ, वो तो भारी पड़ेगा। इन्हें की बनेगी 40,000। और अगर उसे 8 लाख का पैकेज मिलता है तो उसकी इन हैंड सैलरी महीने की 55 से 60,000 के बीच होगी। एग्जैक्टली। EMI देने के बाद उसके पास मेट्रो शहर में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 15,000 बचेंगे। इसे मैं डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल कहती हूँ। बाप रे, ये तो सीधा सीधा बैंक्रप्सी की तरफ जाने वाला रास्ता है। बिल्कुल, मतलब आप 2 साल की मेहनत और 20 लाख खर्च करके एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आप अपना रेंट भी ठीक से पे नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा खतरा है टियर 2 के मिड लेवल कॉलेजेस का। तो फिर ऐसे कॉलेजेस के ब्रोशर्स में किस नंबर पर भरोसा किया जाए? मतलब कोई तो मैट्रिक होगा। ऐसे कॉलेजेस में एवरेज या मीडियन के बजाय ना 25th परसेंटाइल का डेटा मांगना चाहिए। 25th परसेंटाइल मतलब बॉटम का डेटा। हाँ, इसका मतलब है कि बैच के सबसे निचले 25% बच्चों का बेसलाइन पैकेज क्या था। यही आपका डेट ट्रैप थ्रेशोल्ड है। आई सी। अगर वो नंबर आपकी EMI को कवर नहीं कर पा रहा है तो वो कॉलेज एक बहुत बड़ा रिस्क है। और सबसे बड़ी बात, हाँ बताइए, अगर कोई टियर 2 कॉलेज अपने रिपोर्ट में मीडियन सैलरी और 25th परसेंटाइल का डेटा पब्लिश ही नहीं कर रहा है और सिर्फ एवरेज के बैनर लगा रहा है तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब कुछ छुपा रहे हैं वो। इसका सीधा मतलब है कि उनके बॉटम 50% बैच की हालत बहुत खराब है। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि जब हम इस डोमेस्टिक टियर 2 के रिस्क से घबराकर बाहर देखते हैं ना तो हमें लगता है कि चलो ग्लोबल करियर बनाते हैं। हाँ, विदेशी MBA का सपना। हाँ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और वॉर्टन के 2026 के आंकड़े देखिए। इनके एवरेज पैकेजेस 165,000 से 175,000 डॉलर्स के बीच हैं, जो कि सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अगर हम आज के कन्वर्जन रेट पर इसे देखें तो ये 1.38 करोड़ से 1.46 करोड़ रुपया बनता है। ये नंबर्स देखकर तो किसी भी मिड करियर प्रोफेशनल को लगेगा कि इंडिया का सिस्टम छोड़ो, एक बड़ा लोन लो और सीधा US निकलो। अगर हम इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट या बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें ना तो ये 1.40 करोड़ का पैकेज एक बहुत बड़ा इल्यूजन साबित हो सकता है। इल्यूजन? वो कैसे? मैं आपको इसका रियल गणित समझाती हूँ। मान लीजिए कोई कैंडिडेट हार्वर्ड या वॉर्टन जाता है, वहाँ की कुल फीस और रहने का खर्च मिलाकर करीब 1.5 से 1.8 करोड़ बैठता है। ओफो, इतना भारी इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर वो इंडिया में 15 लाख कमा रहा था तो 2 साल पढ़ाई के दौरान उसने वो 30 लाख का नुकसान भी सहा। राइट, वो इनकम तो रुक गई ना। हाँ, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट 2 करोड़ के पार चला गया। अब सबसे बड़ा रिस्क देखिए, 2026 में US H-1B वीजा पॉलिसीज और टेक लेऑफ्स का जो माहौल है उसकी वजह से अगर 3 साल के OPT पीरियड के बाद वीजा नहीं मिला तो वापस आना पड़ेगा। हाँ, और अगर वापस इंडिया आना पड़ा तो क्या होगा? तो मतलब आप 2 करोड़ के लोन के साथ वापस इंडिया लैंड करेंगे और अगर इंडिया में आपको आपकी ग्लोबल डिग्री के बेसिस पर मान लीजिए 40 LPA की नौकरी मिल भी गई, तब भी 2 करोड़ का लोन चुकाने में तो आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। बिल्कुल।
इन हैंड सैलरी में से इतने बड़े लोन की ईएमआई देना तो इम्पॉसिबल है यार। यही मैं समझाना चाह रही हूँ। कैंडिडेट कम से कम 5 से 7 साल तक सिर्फ उस एक डिसीजन का कर्ज चुकाता रहेगा। वो फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा, बस एक हाई पेड मजदूर बन जाएगा। वाह, ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए विदेशी एमबीए सिर्फ तब सेंस बनाता है जब आपके पास पहले से पारिवारिक संपत्ति हो या आपका एक क्लियर गोल हो कि आपको वापस इंडिया नहीं आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर उन प्रोफेशनल्स का क्या है जिनके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, जो ये 2 करोड़ का गैम्बल नहीं खेलना चाहते, लेकिन अपने करियर में वो ग्लोबल लेवल का जंप भी चाहते हैं? उनके लिए सही हेज क्या है? ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए आईएसबी हैदराबाद इस पूरे मार्केट का सबसे बेहतरीन स्वीट स्पॉट है। ISB। हाँ, ये 1 साल का प्रोग्राम है, फीस 55 लाख के आसपास है और 2026 का एवरेज पैकेज 34 LPA है। ओके, तो टाइम भी कम लग रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल के कोर्स की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आधी हो जाती है। आप 12 महीने में वापस मार्केट में आ जाते हैं, बिना किसी वीजा रिस्क के। और अगर बाहर का ही टैग चाहिए हो तो? अगर आपको बाहर का ही टैग चाहिए तो INSEAD और NUS सिंगापुर भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। INSEAD का पैकेज करीब 1,05,000 यूरो है और NUS का 90,000 सिंगापुर डॉलर। अच्छा, ये भी अच्छे ऑप्शंस है। ये 1 से 1.5 साल के प्रोग्राम्स हैं और US के मुकाबले वहाँ इमिग्रेशन और PR के रूल्स थोड़े ज्यादा प्रिडिक्टेबल हैं। चलिए, हमने इंस्टीट्यूट्स का पूरा गणित तो समझ लिया, लेकिन इस 2026 की रिपोर्ट में एक डेटा ऐसा है जो इस पूरी बहस को ही पलट कर रख देता है। कौन सा डेटा? क्या सिर्फ कॉलेज का ब्रांड नेम काफी है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा है कि IIM अहमदाबाद के एक ही बैच के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा PSU या गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा है और उसे 14 LPA का पैकेज मिल रहा है, और उसी के साथ बैठकर सेम क्लासेस लेने वाला दूसरा बच्चा MBB कंसल्टिंग फर्म में जा रहा है और उसे 45 LPA का स्टार्टिंग पैकेज मिल रहा है। सेम कॉलेज, सेम डिग्री, लेकिन सैलरी में 3 गुना का फर्क। तो क्या कैंपस से ज्यादा कुछ और मैटर कर रहा है? ये इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी फाइंडिंग है। हकीकत ये है कि कॉलेज आपको सिर्फ इंटरव्यू रूम के दरवाजे तक लेकर जाता है। फिर अंदर क्या होता है? आपकी असली सैलरी इस बात से तय होती है कि आप किस सेक्टर या इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। इसे सेक्टर टारगेटिंग कहते हैं। सेक्टर टारगेटिंग, अच्छा। तो आपकी सैलरी वही डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसके उलट 26 के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि टेक सेक्टर में प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल्स में 14% का स्पाइक आया है। 14%, ये तो बहुत मैसिव है। और डेटा साइंस और एनालिटिक्स, जो पहले एक सपोर्ट फंक्शन माने जाते थे, वो आज IIM ग्रेजुएट्स को 22 से 38 LPA कमांड कर रहे हैं, क्योंकि आज AI ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हर कंपनी की कोर नीड बन गई है। मेक सेंस। और स्टार्टअप्स का क्या सीन है? स्टार्टअप्स को चाम तो हमेशा से रहा है कि अर्ली स्टेज में ज्वाइन करो और रातों रात करोड़पति बन जाओ। क्या 2026 में भी ये फॉर्मूला काम कर रहा है? स्टार्टअप्स का मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। वो गोल्डन हैंडकफ्स के मॉडल पर काम करते हैं। गोल्डन हैंडकफ्स मतलब? वहां आपको स्टार्टिंग कैश कंपोनेंट शायद सिर्फ 20 LPA मिले, जो IIM के स्टैंडर्ड से कम है, लेकिन वो आपको ESOPs देते हैं जो पेपर पर शायद 2-3 करोड़ के होते हैं। ओहो, पेपर मनी। लेकिन इन ESOPs का एक वेस्टिंग पीरियड होता है, आमतौर पर 4 साल का, और पहले साल में क्लिफ होता है। क्लिप से क्या मतलब है आपका? मतलब अगर कैंडिडेट 11वें महीने में कंपनी छोड़ता है या निकाला जाता है तो उसे उन ESOPs का 1 रुपया नहीं मिलेगा, और अगर कंपनी फेल हो गई या डाउन राउंड में चली गई तो वो करोड़ों की ESOPs सिर्फ रद्दी कागज बन जाते हैं। तो ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है पूरा। इसके ठीक उलट FMCG या हेल्थ केयर सेक्टर है। वहाँ शायद स्टार्टिंग में 25 LPA मिले, लेकिन वहाँ एक वर्क लाइफ बैलेंस है, स्टेबिलिटी है। वहाँ 4 साल बाद ESOPs 0 होने का रिस्क नहीं है। और इसी सेक्टर टारगेटिंग का एक बहुत तगड़ा फायदा टियर 2 वालों को मिलता है। रिपोर्ट में है कि अगर एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज का बच्चा अपनी स्किल्स के दम पर किसी टॉप कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एंट्री मार ले तो उसका इनिशियल पैकेज भी 22 से 28 LPA होता है। बिल्कुल। मतलब सेक्टर क्रैक करते ही वो इंसान फाइनेंशियली IIM लखनऊ या कोझिकोड के लेवल पर आकर खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका सेक्टर चुनाव आपके कॉलेज के चुनाव से भी ज्यादा क्रिटिकल है। बहुत सही बात बोली है आपने। कॉलेज की फीस एक फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन आपका सेक्टर आपकी लाइफ टाइम अर्निंग पोटेंशियल डिसाइड करता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? हमने IIMs का मीडियन सच देखा, टियर 2 का डेट ट्रैप समझा, ग्लोबल MBA का वीजा रिस्क कैलकुलेट किया,
और सेक्टर टारगेटिंग का जादू देखा। लेकिन अगर कोई इंसान अभी अपने लैपटॉप पर बैठा ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन सा फॉर्म भरे, तो उसे एक मास्टर डिसीजन फ्रेमवर्क कैसे दिया जाए? उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? हम इसे कैंडिडेट के एक्सपीरियंस और उसके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर एक सिंपल 4 स्टेप रोड मैप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बताइए। पहला स्टेप क्या है? पहला, अगर कोई फ्रेशर है या उसके पास 0 से 2 साल का वर्क एक्स है, उसे इंडिया में रहना है और रिस्क मिनिमम रखना है, तो उसका सिंगल माइंडेड फोकस टॉप 5 IIMs होने चाहिए। क्योंकि उनका ROI बेस्ट है। हाँ, इनका ब्रेक इवन 1 साल से कम है और खराब से खराब इकोनॉमी में भी इनका मीडियन पैकेज EMI और लाइफस्टाइल सिक्योर कर देगा। और अगर कैट या जैट में 99 परसेंटाइल नहीं आया तो फिर क्या करें? तो प्लान भी है स्पेशलाइजेशन। जनरल MBA के लिए किसी रैंडम टियर 2 में जाने से बेहतर है कि कोई नीश पकड़ी जाए। जैसे कि अगर HR में जाना है तो XLRI का फॉर्म भरें, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए IIFT को टारगेट करें, और अगर सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ROI चाहिए तो FMS दिल्ली के लिए जान लगा दें। गॉट इट। और जो लोग 4 से 7 साल काम कर चुके हैं, जो मिड मैनेजमेंट में स्टक फील कर रहे हैं, उनके लिए 2 साल का ब्रेक लेना बेवकूफ़ी है। उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होती है। उन्हें आंख बंद करके ISB हैदराबाद या IIMs के 1 ईयर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स को टारगेट करना चाहिए। और फाइनली ग्लोबल करियर वाले US या यूरोपियन MBA का रिस्क सिर्फ तभी उठाएं जब आपका एंड गोल उस देश की PR लेना हो और आपके अंदर वो 2 करोड़ के एजुकेशन लोन की स्ट्रेस झेलने की कैपेसिटी हो। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। ये सब तो वो है जो हमें करना चाहिए, लेकिन 2026 के डेटा को देखकर वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जिससे हर कैंडिडेट को बचकर निकलना है? सबसे बड़ी गलती जो एक पूरा एजुकेशन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चला रही है, वो है पीयर प्रेशर में आकर किसी भी टियर 2 या मिड लेवल कॉलेज में एडमिशन ले लेना। ये तो बहुत कॉमन है इंडिया में। डेटा साफ दिखाता है कि हजारों बच्चे सिर्फ अपने नाम के आगे MBA लगाने के लिए 15 से 18 लाख का लोन ले रहे हैं, 2 साल बर्बाद कर रहे हैं और प्लेसमेंट में उन्हें 9 LPA की जॉब मिल रही है। और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि अगर वो MBA ना भी करते और अपने करंट जॉब में ही 2 साल और टिके रहते, तो नॉर्मल अप्रेजल के थ्रू भी वो 9-10 लाख के पैकेज पर पहुंच जाते, वो भी बिना 15 लाख का लोन सिर पर लिए। बिल्कुल सटीक पॉइंट। आपने 2 साल की सैलरी भी खोई और 15 लाख का कर्ज भी ले लिया, सिर्फ उसी लेवल पर पहुंचने के लिए जहां बिना MBA के भी पहुंच सकते थे। ये तो डबल लॉस हो गया। इसलिए जब तक मीडियन सैलरी आपकी EMI के गणित में फिट ना बैठे, उस कॉलेज के ऑफर लेटर को रिजेक्ट करना ही सबसे स्मार्ट मूव है। तो इस पूरे डीप डाइव का कंक्लूजन बहुत क्लियर है। पहला, जब भी कोई B स्कूल ब्रोशर दिखे तो उसमें छपे 1 करोड़ के हाईएस्ट और फैंसी एवरेज पैकेजेस को इग्नोर करें और सीधे मीडियन और 25th परसेंटाइल का डेटा मांगें। एकदम सही। दूसरा, सिर्फ कॉलेज के ब्रांड नेम पर रिलाय ना करें, अपना सेक्टर और इंडस्ट्री बहुत सोच समझकर चुनें, क्योंकि असली पैसा वहीं से आ रहा है। और तीसरा, अपना ब्रेक इवन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेपर पर लिख कर कैलकुलेट करें, दिमाग में नहीं। ये सारी कैलकुलेशंस आज के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जब हम 2026 की रिपोर्ट में एनालिटिक्स और AI प्रोफेशनल्स की डिमांड और उनके 38 LPA वाले पैकेजेस देखते हैं ना, तो एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उभर कर आता है। वो क्या? आप सोचिए, जब AI टूल्स खुद ही डेटा क्रंचिंग, मार्केट रिसर्च और बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग कुछ सेकंड्स में करने लगे हैं, जो कि एक टिपिकल MBA ग्रेजुएट के शुरुआती सालों का काम होता है, तो क्या आने वाले 3 या 4 सालों में कॉर्पोरेट्स उन एंट्री लेवल रोल्स के लिए B स्कूल फ्रेशर्स को 30 लाख का मीडियन पैकेज देना जस्टिफाई कर पाएंगे? ओहो, ये तो बहुत गहरा सवाल है। जो लोग आज MBA में एंट्री ले रहे हैं, उन्हें सिर्फ एक कॉलेज डिग्री नहीं चाहिए। उन्हें खुद से ये पूछना होगा कि जब AI वो सब कर सकता है जो एक एवरेज MBA करता है, तो वो खुद को रिप्लेस होने से कैसे बचाएंगे? उनका फ्यूचर प्रूफ स्किल आखिर होगा क्या?